इससे पहले के भागों में हम हलन्त्यम, अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः और आदिर अंत्येन संहिता इन सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम जिन सूत्रों का अध्ययन करें वो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। महत्वपूर्ण करने का मतलब और भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सूत्र हैं ये सूत्र अब क्या करेंगे, यहाँ से हम स्वरों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सूत्र क्या है, ये है उकालो अजरस्सु दीर्घ पुलुतः। ये सूत्र कहाँ से है, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 27वां नंबर का सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, ये जो सूत्र है यह ह्रस्व दीर्घ और पुलुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। अर्थात कह सकते हैं कि उकालो अजरस्व दीर्घ पुलुत जो है ये संज्ञा सूत्र है और इससे ह्रस्व दीर्घ पुलुत की क्या होती है, संज्ञा होती है। यह सूत्र कहता है, यह सूत्र क्या कहता है, उ उ उ के उच्चारण में क्रमशः जितना समय लगता है उतना ही समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है उन्हें क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहा जाता है। ये सूत्र देखो, अब उ इसलिए कहा है क्योंकि भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सबसे स्पष्ट ध्वनि है उ की है, अर्थात ह्रस्व उ कौन सा है, दीर्घ उ कौन सा है, प्लुत उ कौन सा है, इसका स्पष्ट हमें कौन सा उ की ध्वनि में दिखती है। मुर्गा होता है ना, मुर्गा कु 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 करता है, अर्थात जो पहला वाला कु करता है वो ह्रस्व होता है। पहले वाले उ के उच्चारण में जितना समय लगता है वो ह्रस्व कहलाता है, और कु कु दूसरे वाले उ के उच्चारण में जितना समय लगता है वो दीर्घ कहलाता है, और कु वो जो तीसरा वाला कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है, जितना उसके उच्चारण में समय लगता है। इस सूत्र का अभिप्राय बस इतना है कि इस ह्रस्व उ के उच्चारण में, अर्थात उ कहने में जितना समय लगता है उतना ही समय जिन जिन स्वरों के उच्चारण में लगेगा वो क्या कहलाएंगे, ह्रस्व कहलाएंगे। जैसे अब देखो उ आपने कहा, ऐसे आप अ कह के देखिए बराबर समय लगेगा। अब ऐसे ई कह के देखिए, और आप ऐसे री कह के देखिए, आप ऐसे ली कह के देखिए, तो सब में क्या लगेगा, बराबर समय लगेगा। अर्थात इस सूत्र ने स्पष्ट कर दिया कि अ, ई, उ और री और ली ये तीन क्या हैं, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अब उसी को दूसरी प्रकार से और देख लेते हैं। जो ये क्या दिख रहा है, ऊ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ऊ। इस ऊ के बराबर उच्चारण में जिस जिस स्वर का समय लगेगा वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ कहलाएंगे। जैसे आप लोग देखेंगे आ लग रहा है ना उतना ही समय, ई, ऐसे ही री, आप लोग ध्यान रखेंगे जो री है ये री का दीर्घ, वैसे इस पे फॉन्ट नहीं मिल पाया था तो एक इसके नीचे से ऐसे करके फिर लगता है। ठीक है, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनके उच्चारण में बराबर समय लगता है तो ये स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। और अब जो है ऊ, अब तीसरा वाला आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ऊ, इस ऊ कहने में जितना समय लगा है इतना ही समय जिन जिन स्वरों के उच्चारण में लगेगा वो क्या कहलाएंगे, प्लुत कहलाएंगे। जैसे अब प्लुत के भी मैंने उदाहरण नीचे लिखा है, आप लोग देखेंगे। जैसे अ, जैसे ई, ऐसे ही ऊ, ऐसे ही री, ऐसे ही ली, ऐसे ही ए, ऐसे ही ऐ, ऐसे ही ओ, ऐसे ही औ। ठीक है, ये सब स्वर क्या कहलाएंगे, प्लुत कहलाएंगे। मैंने कुछ और भी इसमें नोट करके लिखा है, उसे भी देख लीजिए। ध्यातव्य है कि स्वरों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा काल के आधार पर होती है। अर्थात काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। इस सूत्र ने स्पष्ट किया है। ठीक है, अब ह्रस्व मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, दीर्घ मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगे, प्लुत मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों से क्या लगे, ज्यादा समय लगे। हम लोग ये भी देख लें, आप लोग ये भी याद रखें, जो भी ह्रस्व होता है ये एक मात्रा का होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने मात्रा का, एक मात्रा का। दीर्घ स्वर कितने मात्रा का, 2 मात्रा का। ठीक है, प्लुत स्वर कितने मात्रा का, 3 मात्रा का। बात समझ में आ गई। और लेकिन आप लोग याद रखेंगे कभी भी व्यंजन जो होता है वो आधी मात्रा का होता है। समझ में आ गया इतनी सी बात, इस सूत्र को आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम अगले सूत्र को फिर समझेंगे।